नमस्कार, कैसे हो बच्चों? आशा है आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो मैं सोनिया एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कक्षा 7वीं का पाठ 6 लेकर, जो एक कविता है और इस कविता का नाम है शाम एक किसान। कविता का नाम क्या है बच्चों? शाम एक किसान। और ये कविता के रचयिता हैं सर्वे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलो बच्चों कविता शुरू करते हैं। और कविता शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको समझने के लिए मिलेगा। आप इस कविता को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर जान पाओगे, जिससे कि आप परीक्षा में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करोगे, आसानी से प्रश्न पत्र को हल कर पाओगे। तो बच्चों जल्दी से बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊं। तो पाठ 6 शाम में किसान, ये कविता है और इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सबसे पहले हम कविता पाठ करते हैं बच्चों। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्लम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो बच्चों जो इसके कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शाम के दृश्य को उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो हम एक बार से फिर कविता पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भी साथ साथ समझते हैं। तो पहला पद्यांश है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। चादर सी में उपमा अलंकार है बच्चों। पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और इसमें भी आपको क्या मिलेगा? उपमा अलंकार मिलेगा। तो इसके फर्स्ट पद्यांश के शब्दार्थ हैं साफा। साफा का अर्थ होता है पगड़ी, जिसे हम इंग्लिश में टर्बन भी बोलते हैं। चिल्लम, जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है। दहकना, दहकना मतलब सुलगना, जैसे हम कोयलों को जलाते हैं तो उसके बाद वो क्या होते हैं? लाल लाल रंग के आपको दिखाई देते हैं। आग का दहकना, सुलगना। पलाश, पलाश एक टेशु का फ्लावर होता है, इंग्लिश में टेशु फ्लावर बोलते हैं। पलाश का फूल होता है, ये लाल रंग का फूल होता है बच्चों, लेकिन इसमें सुगंध नहीं होती। लाल रंग का फूल होता है पलाश का और एकदम लाल रंग होता है इसका, देखने में बहुत सुंदर होता है। अंगीठी, जिसमें आग जलाई जाती है, गांव में अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। पूर्व, पूर्व दिशा। सिमटा, इकट्ठा होना या इकट्ठा। गल्ले, समूह में। ठीक है, गल्ले का अर्थ होता है समूह में। तो बच्चों आज हम प्रसंग लिखना भी सीखेंगे। तो प्रसंग किस तरीके से लिखते हैं? यह पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से कविता शाम एक किसान से ली गई है। इसमें हमने अपनी पुस्तक का नाम लिखा, उस कविता का नाम लिखा जिसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। बच्चों बहुत जरूरी है आपको कविता का नाम याद रखना, कवि का नाम याद रखना, अपनी किताब का नाम याद रखना। कवि ने इस कविता में शाम के प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आपको लगेगा कि आप सच में उन दृश्यों को देख रहे हैं। तो प्रसंग में बच्चों हम बस इतनी ही बात लिखेंगे। कवि क्या कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी,
अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गल्ले सा। तो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? कवि कहता है पहाड़ किसी किसान की तरह घुटने मोड़े हुए निश्चितता से बैठा है, निश्चिंत रूप से बैठा हुआ है। कौन बैठा है? वैसे तो वो पहाड़ है, लेकिन पहाड़ को किसान ने किसका रूप दिया है? जैसे कोई किसान घुटने मोड़कर बैठा है और सामने रखे डूबते सूरज को सुलगती चिल्लम की तरह पी रहा है। आप देख रहे हैं, आप महसूस कीजिए कि पहाड़ है, उसको किसान ने कैसा समझा कि कवि ने किसान का रूप दे दिया और किसान की तरह वो घुटने मोड़कर बैठा है और डूबता सूरज, शाम को सूरज डूबता है उस तरह डूबते सूरज की सुलगती चिल्लम की तरह पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है। साफे का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी। ऐसा लग रहा है कि आकाश पहाड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसी किसान ने अपने सिर के ऊपर साफा बांधा है, पगड़ी बांधी है। उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है कि मानो घुटने पर सफेद चादर पड़ी हुई है। अब पहाड़ से जो नदी निकलकर बह रही है, कवि ने उसको क्या उपमा दी है कि ऐसा लगता है जैसे किसान के घुटने पर सफेद चादर पड़ी हुई है। समीप अर्थ होता है पास में, स्थित जंगल में पलाश के लाल लाल फूल दहक रही अंगीठी के समान है। और साथ में ही पलाश का के फूलों का जंगल है और पलाश के फूलों का रंग बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि लाल रंग होता है। तो कवि कहता है कि शाम के समय वो लाल रंग के फूल पलाश के ऐसे दिखाई देते हैं, अंगीठी हो जैसे, अंगीठी के समान। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी होती हैं, तो उस तरीके से पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये शाम का दृश्य? आशा है आपको ये कविता बहुत पसंद आ रही होगी। तो बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलिए, इसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। अगला पद्यांश है अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्लम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसके शब्दार्थ में है अचानक। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। ओंधी उलट गई। डूबा, डूबा का अर्थ होता है अस्त हुआ। तो व्याख्या में प्रसंग आपका वही रहेगा बच्चों। व्याख्या जो है उसमें क्या लिखेंगे आप कि अचानक मोर के बोलने की आवाज से लगता है, शाम के समय मोर बोल रहा है तो कैसा प्रतीत होता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुकारा हो। किसको पुकारा हो? किसान को पुकारा हो। सुनते हो? इस आवाज से शाम रूपी किसान, कवि ने शाम रूपी किसान हड़बड़ाकर उठता है जिससे उसकी चिल्लम उलट जाती है। पहले पद्यांश में कवि ने आपको बताया था ना कि किसान चिल्लम लिए हुए है, तो चिल्लम उसकी उलट जाती है और धुआं उठने लगता है चिल्लम से, अर्थात चिल्लम के रूप में सूर्यास्त हो जाता है। और धुएं के रूप में अंधकार, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। अब रात होने वाली है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। इस तरह सूर्यास्त के साथ ही शाम किस में बदल जाती है बच्चों? रात में बदल जाती है। आप सबको पता होता है कि सूर्य उदय होता है तो सुबह होती है, फिर जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद क्या होता है? जो शाम होती है वो रात में बदल जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास के लिए हैं। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है या रूपक है? देखो, जब किसान के रूप में उसको दिखाया गया तो यह रूपक अलंकार है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, सा सी ऐसी कुछ जोड़ी बनाई गई है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए किसान ने आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई है, मानो नदी चादर सी हो। बच्चे, जब उपमा अलंकार होता है सा और सी और बीच में योजक लगा होता है, तो आप इसे आसानी से उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपता को खोज कर लिखिए।
तो दूसरी एक रूपता क्या है हमारी, जो हमारा रूपक अलंकार हमें बताया था कि किसान को एक शाम को एक अदृश्य जो किसान के रूप में रूपक अलंकार बताया। अब हमने दूसरी एक रूपता बतानी है, तो दूसरी एक रूपता है चिल्लम सूरज सी, लिखा है। चौथी एक रूपता क्या है, पलाश के जंगल की अंगीठी। पांचवी एक रूपता क्या आएगी, अंधकार पेड़ों का कल्ला। कि चिल्लम कैसे दिख रही है, सूरज के जैसी। पलाश के जंगल की अंगीठी को बताया है किसान ने, और अंधकार कैसा बताया है, भेड़ों के कल्ले जैसा। शाम का दृश्य अपनी घर की छत या खिड़की से देखकर बताएं, शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो क का उत्तर बच्चों आप लिखोगे कि सूरज के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने की रंगत होने लग जाती है। जैसे ही सूरज पश्चिम दिशा में जाएगा, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि आसमान में शाम होने वाली है, संध्या होने वाली है। ख के उत्तर में आप लिखेंगे, शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। ग है, आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। अगला तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पंछियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक एक या दो दो शब्दों में बांधिए। पंछी हमें बताएंगे, कबूतर, तोता, कौवा, चील, मैना, हंस। कबूतर, कहाँ जा रहे हो। कौवा, सुना रात न होने हो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तो बच्चों आप अपने आप से भी ऐसी बोली बना सकते हो। कविता से आगे, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अब मान लो आपके पास ये कविता एक तस्वीर के रूप में है, तो आप किस किस रंग का उपयोग करके इस कविता को रंगीन बनाओगे। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पंछी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, खिलाड़ी, पिताजी, किसान, बच्चे, ये सब शाम को क्या करते हैं। देखो बच्चों, पंछी क्या करते हैं, चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं, वो खेल खेल के थक जाते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं, वह जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ क्या करती है बच्चों, घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे, दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी थके होते हैं शाम को। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। किसान, किसान क्या करता है, खेतों का काम समाप्त कर घर की ओर चल देते हैं। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, आप अन्य कुछ वाक्य भी अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया। संध्या का झुरमुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टू टू। ऊपर दी गई और सर्वेक्षण दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो उत्तर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है। कि बांसों का, बांस एक तरह की लकड़ी होती है और पेड़ पौधे होते हैं, उनमें चिड़ियां जो हैं वो क्या क्या कार्य कर रही हैं उनका वर्णन है। जबकि कवि सर्वेक्षण दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम में एक किसान के रूप में जड़ जड़ की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए दो दो वाक्य लिखिए। आधी, दहक, सिमटा। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, अंगीठी में आग दहक रही थी, सोमेश गुस्से से दहक रहा है। सिमटा, बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था, सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे। तो बच्चों ये है
आपके लिए कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न जिनका मैंने एक ही उत्तर लिखा है, और ये प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसे ध्यान से देखिए और सुनिए भी। शाम एक किसान के रचयिता कौन है? तो उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा प्रश्न है पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? तो उत्तर है किसान के रूप में। तीसरा है चिल्लम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो आप उत्तर में लिखेंगे सूर्य का। चौथा प्रश्न है नदी किस रूप में दिखाई गई है? तो उत्तर में आप लिखो चादर के रूप में। पांचवा प्रश्न है कौन सी अंगीठी दहक रही है? तो उत्तर में आप लिखेंगे पलाश के जंगलों की। छठा प्रश्न है चिल्लम आंधी होना किसका प्रतीक है? तो उत्तर में लिखेंगे सूरज के डूबने का। सातवां प्रश्न है भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा? उत्तर में लिखेंगे पूरब में। आठवां प्रश्न है सूरज डूबते ही क्या हुआ? उत्तर में लिखेंगे चारों ओर अंधकार हुआ। अगला प्रश्न है कौन किस रूप में बैठा है? अब बच्चों आपने कविता को ध्यान से पढ़ा है तो आपको सब उत्तर आसानी से आ जाएंगे। पहाड़ एक किसान के रूप में बैठा है, उसने सिर पर साफा बांध रखा है, चिल्लम पी रहा है तथा घुटने टेके हुए हैं। क जंगल में खिले पलाश के फूल कैसे प्रतीत होते हैं? उत्तर है जंगल में खिले पलाश के फूल जलती हुई अंगीठी की तरह प्रतीत होते हैं। ग अंधकार दूर सिमटा कैसा लग रहा है? तो उत्तर में आप लिखेंगे अंधकार दूर सिमटे भेड़ों के गले के समान लग रहा है। घ इस कविता में किस वातावरण का चित्रण है? तो उत्तर में आप लिखेंगे इस कविता में जाड़े की संध्या के वातावरण का चित्रण है। जाड़ा होता है सर्दी, सर्दी में ही हम अंगीठी जलाते हैं बच्चों। दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है? तो आप उत्तर में लिखेंगे दूर फैला अंधकार झुरमुट में बैठी भेड़ों जैसा दिख रहा है। तो बच्चों आपको एक कविता कैसी लगी? आशा है आपको कविता बहुत पसंद आई होगी, और ये प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपके लिए परीक्षा में ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।